दिन भर विद सनम एजाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो दिन भर में क्या कुछ खास रहा आपको बताएंगे। और इसमें हम बात करेंगे लाइट की सबसे पहले, क्योंकि श्रीनगर में सुबह से लाइट नहीं है, जहां पर लगातार अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स देखे जा रहे हैं। उसके चलते करीबन सुबह 12 बजे से अभी तक श्रीनगर में लाइट नहीं आई है। और वहीं पर सियासी गहमा-गहमी की बात करेंगे, क्योंकि सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीलिमिटेशन कमीशन पर यू टर्न लिया है। वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि डीलिमिटेशन पर उन्हें कोई भी भरोसा नहीं है। और उसी के चलते उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा है कि सिर्फ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को आमने सामने लाने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इसे किया जा रहा है। और उसी के चलते हम बात करेंगे बेनामी प्रॉपर्टी को कैसे अब नाम मिल रहा है और इसमें जो बड़े बड़े लैंड माफिया है किस तरह से परेशान हो चुके हैं। गुज्जर और पहाड़ी क्यों आमने सामने हैं, किस बात की अनबन है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चलिए सियासत की बात कर लेते हैं। सनम बताइएगा कि अगर हम बात करें, आज डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर दो बड़े बयान आए हैं, जिसमें एक में कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यू टर्न मारा है, दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें डीलिमिटेशन कमीशन पे कोई भी भरोसा नहीं। बिल्कुल प्रियंका, आपने जब सियासत की बात की तो सियासत में सजाद गनी लोन का स्टेटमेंट आज आया है। और सजाद गनी लोन पिछले कई दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बड़े तौर पर तोड़ हमले करते जा रहे हैं। सजाद गनी लोन ने, आपको याद होगा, पिछले हफ्ते उमर अब्दुल्ला के एक बयान का रिएक्ट करते हुए उमर अब्दुल्ला को सबसे बड़ा झूठा, कश्मीरी में जिसे तरबाज कहा जाता है, यानी जो सबसे बड़ा झूठ होता है, उन्होंने तरबाज का वर्ड यूज किया था उमर अब्दुल्ला के लिए। और उसके बाद उनके जो भी जितने भी लगभग बयान आए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को के लिए बहुत ही संगीन बयान थे। और आज भी बिल्कुल जो 20 को कल जो डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होने जा रही है और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की तरफ से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि वो इस डीलिमिटेशन कमीशन की जो मीटिंग है उसमें हिस्सा लेंगे। तो सज्जाद गनी लोन ने आज इसी पे चुटकी भी ली है, तापड़ तोड़ हमला भी किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाते हुए जो सज्जाद गनी लोन है उन्होंने बताया है कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहिष्कार किया, बाइकआउट किया इस डीलिमिटेशन कमीशन का। और तब ये बताया था कि डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में जाना, दफा 370 को जो इरोड किया गया है, 5 अगस्त का जो फैसला है, ये उसको इंडोर्स करना है, 5 अगस्त के फैसले को इंडोर्स करना है। और उसी पर उन्होंने बताया कि तब क्यों नहीं गए और आज उनका जाना है। तो आज उसके जाने का ये मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके शब्दों में 5 अगस्त के फैसले को एक्सेप्ट कर रही है। ये जो है सज्जाद गनी लोन ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। और सज्जाद गनी लोन ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोगली पॉलिसी है और जो वो इंतखाबात आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंतखाबात की बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जो पॉलिटिकल गेम है वो बदलती जा रही है। सज्जाद गनी लोन के शब्दों की, उसके क्लोज क्वार्टर से जब हमारी बात हुई आज इसी को लेके, तो उनकी पार्टी का यही मानना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को सेफ खेलना चाहती है, दिल्ली के साथ वो रिश्ते बनाए रखने चाहती है। और वो 5 अगस्त से लेके कश्मीर के रिलेटेड जितने भी फैसले हैं उनका तो कहीं ना कहीं छुपके छुपके विरोध करना चाहती है, लेकिन विरोध कर भी नहीं रही है, बल्कि वो अपने आने वाली पॉलिटिक्स या आने वाली कुर्सी का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, उसको सिक्योर करना चाहती है। क्योंकि सज्जाद गनी लोन की पार्टी के लोगों के मुताबिक यहाँ पे कुर्सी वही आप हासिल कर सकता है जिसको दिल्ली का आशीर्वाद होगा। तो ये जो है वो आशीर्वाद अपना बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए वो पास्ट में जब कुछ कुर्सी वगैरह की बात नहीं थी तो एक तरह के बयानात दे रहे थे, और अब उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कुर्सी के लिए दिल्ली के साथ एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। ये सज्जाद गनी लोन का आज का बड़ा बयान है और इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बड़ा जोरदार हमला जो किया है इस जो डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग को लेके। लेकिन यहाँ महबूबा मुफ्ती का भी आज बयान आया है। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट जो है, चाहे वो प्रेस नोट में हो या ट्वीट में हो, अगर ट्वीट में शब्दों का कम इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रेस नोट आता है या उनसे जब बात की जाती है तो बड़ा खुल के उन्हें विस्तार से उसके शब्दों का इस्तेमाल किया होता है और पूरी तरह से उसकी पूरी जानकारी दी होती है उस प्रेस नोट में। तो प्रेस नोट में या उनके आज के बयान को अगर हम देखें तो डीलिमिटेशन कमीशन पर
कोई यूं कहें सहमति नहीं एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने जताई है। महबूबा मुफ्ती का आज के स्टेटमेंट को अगर देखें या उनसे जो उनके जो बड़े लोग हैं, जो पार्टी लीडरशिप है, उनसे जब बात की जाती है तो उन सबका यही मानना है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बना है, ये उनके शब्दों के मुताबिक सरकार जो है, खासतौर पे बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जनता को डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट क्राइटेरिया में बांट रही है और इस डिलिमिटेशन के जरिए वो आमने सामने ला रही है। डिलिमिटेशन पर कहीं ना कहीं आपत्ति जताती हुई डेमोग्राफिक चेंज भी बता रही है। जिस तरह कल उन्होंने जमीन जो है उस पर अपना बयान देते हुए बताया था कि डेमोग्राफिक चेंज की कुछ आज भी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडोर्स किया है, जो कल महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज उसको सेकंड किया है। लेकिन डिलिमिटेशन पर महबूबा मुफ्ती का मानना है कि यहाँ बीजेपी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेल रही है और अवाम को, जनता को आमने सामने लाते हुए यानी लड़ो और सरकार चलाओ वाली बात कर रही है। ये महबूबा मुफ्ती का बयान है आज के इस मामले को लेकर। बिल्कुल। और वहीं पर चलिए दूसरी दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे अब किस तरह से अब जम्मू कश्मीर में जो बेनामी प्रॉपर्टी है उसे नाम मिलेगा। अब जबकि आपको ऑनलाइन सब कुछ करना है, ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड रहेगा, अब पर्दाफाश किस किस का होगा और किस किस को चिंता सता रही है उसके बारे में बताइए। बहुत से लोगों को चिंता सता रही है। सरकार के प्रियंका फैसलों की कई जगहों पे मुखालफत भी हो रही है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी वाहवाह हो रही है शहर में। 2 दिनों से शहर में आम जनता, कश्मीर घाटी की बात मैं कर रहा हूं, बहुत खुश नजर आ रही है। और खुशी इसलिए उनको हो रही है कि जो अब तक लैंड माफिया यहाँ पे था कश्मीर में, जहाँ पे आरोप लगते थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिल के किसी की जमीन किसी के नाम कर जाता है और उसके बाद उसको अदालतों, गरीब आदमी को कोर्टों के कचहरी के चक्कर लगाते लगाते, जब तक वो चक्कर लगाता, जब तक फैसला आता, तब तक वो सब कुछ बदला हुआ होता था, तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब सरकार ने जो डिजिटलाइजेशन किया है लैंड रिकॉर्ड्स का, और डिजिटलाइजेशन के साथ साथ अब जो पासबुक जारी किया है, इससे आम जनता में बड़ी खुशी है। और जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं इससे जो लैंड माफिया है, इससे जो बाकी जो ब्यूरो, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक मोनोपोली थी, जिस तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट अहमद की टोपी कश्मीर में कहा जाता है कि महमूद के सर कर देता था, एक की जमीन दूसरे के नाम करके दूसरे की जमीन दूसरे के नाम कर देता था, उस पर रोक तो लगेगी लगेगी, लेकिन चिंता बहुत से लोगों में है। और खासतौर पे ब्यूरोक्रेटों में एक बड़ा दर्जा, एक बड़ी संख्या है ब्यूरोक्रेट्स की जिनको चिंता हो रही है, क्योंकि काफी समय से उन्होंने जमीनें खरीदी हैं कश्मीर में। अब उनके सामने जब पासबुक बनेगा, जमीन का जो रिकॉर्ड आ रहा है सामने, तो ये पासबुक से लेके जब डिजिटलाइज हो जाएगा तो सभी जो है जो ब्यूरोक्रेट है, तो पता चल जाएगा कि किसने कितनी जमीनें खरीदी है, तो ये सब लोग सामने आ जाएंगे। बड़ी संख्या यहाँ पे बताई जाती है। निशाना तो बड़े लोगों पे लगाया जाता है, उंगली तो बहुत से लोगों की तरफ उठाई जाती है, लेकिन अभी तक उनका सामने कच्चा छटा नहीं आता था कि अगर 10 साल में इसके एसेट जो है, प्रॉपर्टीज जो है, वो सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा थी, सिर्फ बताया जाता था। लेकिन अब पता चल ही जाएगा कि किसको इनहेरिटेड जमीन है और किसने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए जमीन ली है। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी तादाद में अब यहाँ पे वो जमीनें भी सामने आ जाएंगी जो बेनामी जमीनें हैं। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ने अपना आप बचाने के लिए जमीनें तो ली हैं, लेकिन किसी और के नाम कर दी हैं। कई ने जो लैंड माफिया के साथ जुड़े हुए, जिन्हें कश्मीर में आमतौर पे जमीन द्राल कहा जाता है, उनके नाम कर दिए हैं, और कहीं किसी और जगह पे किसी और के नाम कर दिए हैं। तो अब उनके जब जमीनों में ना सामने आ जाएंगे, तो सबसे पहले उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन लोगों को जिन्होंने बेनामी जमीनें या तो खरीद रखी है या किसी और जगह किसी और के नाम रखी है, तो ये साफ हो जाएगा कि कौन सी जमीन किसकी है। और साफ जाहिर है जिसके पासबुक में वो दर्ज होगा तो वो मालकी थी मान लेगा उसकी, तो वो जमीन अगर वापस भी करेगा तो उस ब्यूरोक्रेट को बहुत कुछ भुगतना भी पड़ेगा। और फिर ये जो बेनामी जमीन है, जिनका नाम पता कुछ नहीं है, यूं ही किसी नाम से जमीन है, जो एड्रेस ही है नहीं, वो जमीन जो है वो सब सामने आ जाएगी और बाकायदा तौर पे वो सरकार के सामने, सरकार के या पब्लिक और जनता सबके सामने आ जाएगी। तो इससे लैंड माफिया में, खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी और लैंड माफिया, क्योंकि लैंड माफिया ने ये अपने नाम पे भी कई जगहों पे कर रखी है, अपनी जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज्यादा ये लैंड की उनमें है, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी नजर आ रही है लैंड माफिया में, ब्यूरोक्रेट में। और कई जगहों पे बहस भी हो रही है। बता भी रहे हैं कुछ लोग कि आने वाले दिन बड़े अच्छे होने वाले हैं, खासतौर पे उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए जिन्होंने खून चूसा है अवाम का, और उस खून चूसने के बाद उस पैसे से वो जो जमीनें वगैरह खरीदी थी, अब दूध का दूध और पानी का
पानी हो जाएगा प्रियंका। और ये बड़ी अच्छी खबर है, शहर में लोग इस पे बड़ी वाहवाह कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले की बड़ी तारीफें की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ महाजों पे कुछ मामलात में सरकार अगर नाकाम है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी कर रही है जिससे आने वाली सदियों तक उसका रिकॉर्ड जो है, नाम जो है, बचा रहेगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि काफी ज्यादा जो है स्वागत हो रहा है इस फैसले का आम जनता में, क्योंकि जहां पर बेईमानों की नींद उड़ी हुई है, वहीं पर जो आम जनता है वो खुश है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में बहुत बड़ा जो कदम है वो उठाया गया है। और उसी के चलते चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे क्यों गुज्जर और पहाड़ी आमने सामने हैं, किस बात की लड़ाई है। हालांकि बड़ी सारी सियासी जमातें हैं जो पहाड़ी समुदाय को खुश करने में लगी हैं, उनकी आवाज बनेंगी ऐसा उनके मन में उम्मीद जगा रहे हैं, बार बार यही दावा कर रहे हैं। तो बताइएगा कि किस बात पे गुज्जर और पहाड़ी की अनबन लगातार जारी। देखिए प्रियंका, ये मामला सारा रिजर्वेशन को लेके है। गुज्जर और पहाड़ियों में रिजर्वेशन के मामलों को लेकर आजकल बड़ी चल रही है, सोशल मीडिया पे बहस हो रही है। सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे को जिन शब्दों से नवाजा जाता है वो भी बताने के लायक नहीं। यानी गुज्जर कम्युनिटी के लोग पहाड़ी कम्युनिटी को बताते हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जो है गुज्जर कम्युनिटी के लोगों को ऐसे ही जो हैं शब्द है वो इस्तेमाल करें। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहा है पहाड़ी तबका। असल में देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब जो है ये बिल्कुल गलत तरीके, जितनी भी कैटेगरीज है, जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, इनका गलत तरीके से अब तक इस्तेमाल होता रहा है, हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये जो SC ST वगैरह में है, इसमें ये है कि ये सरकार ने या उन वक्त जो हमारे जो लोग थे जिन्होंने ये बनाया था तब के, ये किसी कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए था, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। फिर इसमें ऐसा हो गया कि कुछ लोग हैं उन कम्युनिटीज के, उन ट्राइबल्स के, ये पर्टिकुलर लोग हैं, उनको फायदा मिलना शुरू हुआ। उनका जब फायदा मिला, उनकी इकानमी बढ़ी, उनका सब कुछ स्टेटस बदलना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने पहली कोशिश की कि दूसरे लोगों को फायदा ना मिले। एजुकेशन गुज्जर कम्युनिटी में बहुत कम है और ये पर्टिकुलर इस कम्युनिटी में कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो इस शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का फायदा उठा रहे हैं। और बहुत पहले से ये सवाल उठ रहे थे कि अगर ये जो रिजर्व कैटेगरीज में किसी को लाना है तो कम से कम उसकी जो इनकम बार है इसमें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करोड़पति भी जिसके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, लेकिन जब कहीं उसको गवर्नमेंट कॉलेज में किसी डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, किसी और चीज के लिए अप्लाई करना होता है तो फॉरन वहां पे अपना वो रिजर्व कैटेगरी के खाते में अपने आप को डाल देता है। तो उससे ये हो जाता है कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनके लिए ये सरकार ने बनाया था उनको फायदा नहीं मिल रहा है। ये कैटेगरी की बात करूं। और दूसरी बात ये है, इसमें ये हो जाता है कि सरकार का फैसला होना चाहिए था कि रिजर्व किसी आदमी को आपको बेनिफिट देना है, किसी कम्युनिटी को या किसी पर्टिकुलर फैमिली को, तो वो वन टाइम बेनिफिट होना चाहिए। किसी का अगर आदमी है, कोई मुलाजिम है, उसको रिजर्व कैटेगरी में जॉब मिलता है तो ठीक है, उसको मिल गया, वो अपने उसके बाद उसको सोर्स ऑफ इनकम आ गया। लेकिन उसके बाद इसके प्रमोशंस में, दूसरे मामलात में बार बार रिजर्वेशन, उसे ये हो जाता है कि बहुत से नाकाबिल लोग भी बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठ जाते हैं। कोई आदमी जो है वो मैट्रिक पास करके अगर रिजर्व कैटेगरी में कहीं प्यून अपॉइंट हुआ है तो वो रिजर्व कैटेगरी का फायदा लेते हुए हर तीसरे साल प्रमोशन लेते लेते तहसीलदार भी बन जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है, किस तरह, लेकिन कहीं ना कहीं वो और फिर पूरे उस सिस्टम को खराब कर देता है। इस तरह से ये बहुत होता है। तो सबसे पहले बहुत से लोग, उनसे मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि रिजर्व कैटेगरी अगर है, ये अपलिफ्टमेंट के लिए है, किसी कम्युनिटी की या किसी आदमी के लिए, तो रिजर्व कैटेगरी में दो चीजें सबसे पहले होंगी। एक तो है कि वन टाइम बेनिफिट, वो उसको जॉब मिल गया तो मिल गया रिजर्व कैटेगरी में, उसके बाद उसका अपना है, कितना वो क्वालिफाइड है, कितना वो काबिल है, वो उसको प्रमोशन का हकदार तब बन सकता है। लेकिन इसका दुरुपयोग होता है, गलत इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे बहुत से लोग जो है इस वो जो काबिल आदमी होते हैं वो वहीं पे वहीं रहते हैं, नाकाबिल आदमी इस रिजर्व कैटेगरी का फायदा लेते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और इसमें सिर्फ ये ही नहीं है कि ST हो या SC हो, बल्कि जितने भी ABC OBC हो या जो कम्युनिटी आजकल पहाड़ी कम्युनिटीज को भी दिया गया है, वो लोग भी इसका गलत फायदा सब जिसको भी हुआ वो फायदा गलत उठा रहा है। और उसके बाद अब बात पहाड़ी और गुजरात की। पहाड़ी और गुज्जर एक ही जात है, इनमें कोई इतने बड़ी फर्क नहीं है। अब ये है कि एक पगड़ी पहनता है, दूसरी लुंगी पहनता है, कोठे में दोनों रहते हैं,
दोनों का रहन सहन एक है, दोनों के रिश्ते भी आपस में हैं। लेकिन अब यह है, जिस तरह आपको मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा जम्मू और कश्मीर का। अगर जम्मू कश्मीर में कुछ होता है तो जम्मू की एक बड़ी संख्या लोगों की है, वो खुश हो जाते हैं कि कश्मीर में हो गया, माया मारो जी। इसी तरह अगर जम्मू में कुछ हो गया तो एक बड़ी संख्या यहाँ पे भी, वो कहते हो गया जम्मू वालों का अच्छा हो गया। तो ये इसी तरह पहाड़ी और गुज्जरों में भी हो चुका है। गुज्जरों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अनपढ़ लोग नहीं है। वो जो है वो पहाड़ियों को कहते हैं कि इनको दबाओ, इनको मारो, इनको पिछली कोई जो है इनका शायद तासुब है या जिद है। तो इसी तरह पहाड़ियों में भी है। पहाड़ियों में भी बहुत से लोग ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे ओहदों पे हैं, वो लोग भी कहते हैं कि नहीं गुज्जरों के खिलाफ ऐसा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। जहां पे इन कहीं पे अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो वो ही है। राइट नाउ इनका मामला यही है कि गुज्जर एसटी कैटेगरी में है। तब वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इनके साथ कुछ रिश्ता जोड़ा, तब बताया तो उनकी जो है इस कम्युनिटी को, फिर वहां पे पहाड़ी को अलग किया गया। तो पहाड़ी काफी समय से अपनी ये डिमांड लेके थे कि उनको रिजर्व कैटेगरी में, जिस तरह, क्योंकि उनका कहना यही था कि हमारे और गुज्जरों में कोई फर्क नहीं है, वी बिलोंग टू द सेम एरिया, हम एक ही इलाके से हैं, एक ही कल्चर से हैं, लगभग एक कल्चर से हैं, कोई बड़ा फर्क नहीं है। जुबान भी लगभग थोड़ी सी, कोई बड़ा फर्क नहीं है। जिस तरह हिंदी और डोगरी में थोड़ा सा फर्क है, इस तरह पहाड़ी और गुज्जरों में भी फर्क जुबान का उतना ही है, नेग्लिजिबल जो डिफरेंस है जुबान की। लेकिन ये था कि गुज्जरों की एक बड़ी कम्युनिटी है, वो कहती है कि अगर इनको शेड्यूल ट्राइब में लिया जाता है, बड़ी तादाद गुज्जरों की है गुज्जर कम्युनिटी से, अगर पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब में लिया जाता है तो जो उनके लिए रिजर्वेशन है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए वो उसकी निंदा, इसकी मुखालफत करते रहते हैं। पहाड़ी इसको किसी और एंगल से लेते हैं, वो कहते हैं गुज्जरों को हमारे साथ जिद है तो हमारी जिद इससे निकाल रहे हैं, वो इसलिए हमें नहीं चाहते। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर डिमांड जो है पहाड़ियों की, उसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है। और बीजेपी ने तो इस वक्त इनको यकीन भी दिलाया है। बीजेपी पुंछ राजौरी में तो बड़ा वोट बैंक है, या कश्मीर के तंगदार से लेके जो ऊपरी इलाके, पहाड़ी इलाके जहाँ गुज्जर रहते हैं, जहाँ पहाड़ी रहते हैं, उन इलाकों में बड़ा वोट बैंक भी बना रही है इसी ट्राइब, क्योंकि ये पुरानी डिमांड है पहाड़ियों की, और इसको लेकर वो बड़ी सियासत भी करे। लेकिन गुज्जरों में भी कुछ लोग हैं, वो है। अब इस वक्त मामला यही है, अगर एसटी कहीं ना कहीं पहाड़ियों को दिया जाता है, या गुज्जर को ऑलरेडी है, ये रिजर्व कैटेगरी में रखे जाते, तो इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि इससे जो दूसरी कम्युनिटीज का नुकसान होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका नुकसान, वन टाइम रिजर्वेशन सरकार अगर किसी कम्युनिटी को दे देती है, एक आदमी को एक बार अगर वो दे देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन बार बार उनको एक साल में रिजर्व कैटेगरी का फायदा उठाते हुए उसको कभी जो पटवारी होता है उसको नायब बना देते हैं, अगले साल तहसीलदार बना देते हैं, फिर एडीसी बना देते हैं। वो लोग जो पटवारी के काबिल भी नहीं होता है उसको भी इसी रिजर्व कैटेगरी के फायदे से आगे, इसी तरह पहाड़ियों में भी उनको भी पीएसपी है, यानी वो एक उनके लिए भी स्टैट्स है, उसमें भी यही हो जाता है। पहाड़ी रिजर्व स्टैट्स को लेके कोई पटवारी हो जाता है तो वो पटवारी जो है आगे बढ़ता ही जाता है। और जो ओपन मेरिट में होते हैं और जो उनसे बहुत काबिल होते हैं, बहुत मेहनत की होती है, वो तमाशा देखते रहते हैं। और उसके बाद जब नाकाबिल आदमी सर पे बैठ जाता है तो पूरा पूरा सिस्टम ये डिरेल हो जाता है। तो राइट नाउ इस वक्त सरकार अगर पहाड़ियों को एसटी दे रही है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि दूसरी कम्युनिटीज के साथ भी नाइंसाफी ना हो। और यहाँ पे गुज्जरों और पहाड़ियों के लिए भी यही है कि गुज्जरों को अगर पहाड़ियों को एसटी मिलती है तो गुज्जर का कोई नुकसान नहीं है। और इंपॉर्टेंट ये है, जिसको रिजर्व चाहिए, जो वाकई में हकदार है, वो ऊपर पहाड़ों पे रहता है, उसको मालूम भी नहीं होता है कि ये कैटेगरी क्या है, उसको पढ़ने के वो मौके भी नहीं मिलते, वो पढ़ भी नहीं पाता है, उसके लिए वहां स्कूल भी देंगे। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी में या गुज्जर कम्युनिटी में, यही पहाड़ी का हाल भी है। पहाड़ियों के भी जो लोग हैं जो रियल में हकदार है, उनको भी पता नहीं, ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं, उनको पता नहीं है दुनिया में क्या, और उनके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। इसी तरह गुज्जरों में भी है। वाकई में देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो लोग हैं पहाड़ी कम्युनिटी के, गुज्जर कम्युनिटी के, वो एक्चुअली गांव के रहने वाले हैं, शहरों में आजकल रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं, यहाँ उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन जब रिजर्वेशन का टाइम आता है तो वो वहां अपने एरिया का, तो इस कहीं ना कहीं अगर रिजर्वेशन सरकार को देनी है तो एक तो ये होना चाहिए कि जो आदमी जिस एरिया का रहना है उसका बच्चा भी स्कूल में पढ़ा हो, लोकल कम्युनिटी में पढ़ा हो। लेकिन स्कूल में बच्चा दिल्ली में पढ़ा होता है, श्रीनगर के बर्नहाल कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़ा होता है, लेकिन रिजर्वेशन वो गांव के उस कैटेगरी के नाम पे लेता है। बाप उसके पास करोड़ों और अरबों रुपए के पैसे होते हैं, फॉरेन गल्फ में उसके पैसे होते हैं, वो लोग बैठे हो रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये रिजर्वेशन की बात आ जाती है तो फटाफट में वहां के अपनी सर्टिफिकेट बना लेते हैं। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देता भी है, ये भी वही देखता है कि जिसके पास जो
पहुंच वाला है उसको सर्टिफिकेट मिल जाती है। वो गरीब जो आदमी होता है जिसको चाहिए था डिलीवरी, वो ये जब आज रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट जब मांग लाने जाता है, तो पटवारी से लेके नायब गिरदावर दूसरे इतने उसको दफ्तरों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो कहता है छोड़ ही दो यार, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब के पास किराया नहीं होता है, बाकी चीजें नहीं होती, कागजों के लिए पैसे नहीं होते। फिर वो उसको उसको मिलती नहीं है। मिलती है तो उसी को जिसकी पहुंच होती है, और जो हकदार होता है वो फिर भी वहीं का वहीं रहता है। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स भी जो लाइव ज्वाइन किए हुए हैं उनका भी यही कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिनके लिए रिजर्वेशन रखी होती है उनको मिलती नहीं है, और जो आ जाते हैं बीच में, जिनके पास सब कुछ होता है और रिजर्वेशन का फायदा भी लेते हैं, उनकी वजह से जो कंपटीशन होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो बच्चा इतनी मेहनत करके इतनी इतनी ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद भी वो एक रिजर्वेशन वाला जो है उसकी उसका हक ले जाता है। चलिए मार आखिर, जाता है। बिल्कुल मार जाता है। तो चलिए एक और आखिर में, दिन भर के आखिर में बात कर लेते हैं लाइट की, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम सुनने में किसी के लिए लाइट हो सकती है, पर ये वही जानते हैं जो इन सर्दियों में इससे जूझ रहे हैं। सुबह से श्रीनगर में लाइट नहीं है, ऑलरेडी अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं, तो क्या कहेंगे कि किस तरह की मुश्किलें आम आवाम को हो रही? अब प्रियंका, आज लाइट कट्स तो कश्मीर में आम सी बात है, विंटर्स में होते हैं, और पिछले कुछ दिनों से हर 2 घंटे के बाद आपको पावर कट यहाँ मिलता है, और 2 घंटे के बीच में भी आपको पावर कट हो जाता है। आपको पता नहीं चलता है कब लाइट आएगी कब चली जाएगी। और हमारे यहाँ इन्वर्टर्स लोग रखे हैं, वो आजकल तरह की लाइट है कि वो भी रिचार्ज नहीं हो पाती। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, कल आज से हड़ताल भी चल रही है। जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है, और सरकार का जो प्राइवेटाइजेशन का फैसला उसका विरोध में हड़ताल है। और उस हड़ताल को लेकर सुबह से कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह जब घर से निकलो उसके बाद पता मुझे नहीं चला, लेकिन लगभग 12 बजे के बाद जिन इलाकों में लाइट्स आनी थी वहां से मुझे फोन आना शुरू हुए। खासतौर पर डाउन टाउन श्रीनगर का इलाका कंजस्टेड इलाका है, वहां के लोग जो जो गरीब लोग हैं, वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 12 बजे वहां के उनके इलाकों से लाइट चली गई है जो आनी थी, और तब से अभी तक नहीं आई। और अभी शाम को भी जो अपर एरियाज हैं शहर के, जो मीटर्ड एरियाज हैं या हाई फाई एरियाज हैं, वहां पे भी लाइट नहीं है, वहां पे भी लाइट नहीं आ चुकी है। तो सुबह से ये श्रीनगर में, और मैंने बड़ी कोशिश की थी बिजली विभाग के लोगों से बात करने की, चाहे वो ग्रिड स्टेशन हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे दूसरे लोग हो, तो साफ जाहिर है आज घंटी बजती जा रही है। उनको पता है सनम का फोन है तो कहीं ना कहीं बिजली बात पे बात होगी, तो फोन नहीं उठाए जा रहे। लेकिन इस वक्त क्राइसिस चल रही है सुबह 12 बजे से लेके अभी तक। मैं बिल्कुल बताता चलूं, अभी जो हमारा टाइम बज गया है 9:30 बज चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं। 8:30 तक श्रीनगर में कहीं लाइट नजर नहीं आ रही है। कुछ एरियाज को, कुछ पॉकेट्स को छोड़ के ओवरऑल जो बड़ा शहर है, जो असली शहर है, या जो बड़ी पॉपुलेशन है कश्मीर की, श्रीनगर की, मैं श्रीनगर की बात करूंगा। रूरल एरियाज में तो खुदा ही हाफिज है, क्योंकि जो रूरल एरियाज है वहां से अक्सर लोग हमें शिकायत करते हैं कि 2-2 दिन के बाद लाइट आ ही जाती है, घंटे 2-3 के लिए, उसके बाद 2 दिन के लिए ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन श्रीनगर में इस वक्त लाइट का पूरा क्राइसिस, लाइट की पूरी क्राइसिस चल रही है। और डाउनटाउन से लेके दूसरे कई इलाकों से, मैं अभी कुछ देर पहले लगभग मैं 7:45 बजे के आसपास डाउनटाउन के इलाके में गया हुआ था। गुप्त अंधेरे में है, यूं लगता है एक खामोशी है, वैरान है शहर, और इस वैरानी में चमक कभी बिजली की होती थी, वो बिजली का बल्ब इस वक्त शहर में कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और वहीं पर जाते जाते कुछ कमेंट्स ले लेते हैं व्यूअर्स के। जफार सलाम है जो लिख रहे हैं कि हमारा सियासत पर से भरोसा ही उठ गया हुआ है। जहूर अहमद है जो लिख रहे हैं हमें लाइट के साथ साथ पानी की भी प्रॉब्लम है। एलाई बडगामी लिख रहे हैं, एजाज साहब, देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ प्रॉपर ग्राउंड सर्वे, मेनी मिस्टेक्स done in records also, no factual position। और उसी के साथ हमारे साथ और भी बहुत सारे व्यूअर ज्वाइन किए हुए हैं जिनको लाइट की ही शिकायत है, और उसी के चलते जावेद अकबर है जो लिख रहे हैं कुपवाड़ा में भी यही हाल है। खान मुख्तार लिख रहे हैं करालकुंड में भी बिजली नहीं है। शेख रियाज कह रहे हैं कुलगाम में भी कंप्लीट शटडाउन है और सिर्फ श्रीनगर की ये प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ये पूरी वैली की देखिए, कुलगाम हो, करालगुंड हो, कुपवाड़ा हो, इन इलाकों में वहां अक्सर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद कभी कभी लाइट आ जाती है। जो टाउन है जहाँ डीसी साहब रहता है, जहाँ बाकी वहां थोड़ी थोड़ा हो जाता है, वहां लाइट आ ही जाती है। लेकिन जैसे ही आप टाउन से बाहर निकले तो आपको लाइट नहीं मिलेगी। मैं आपको मुफ्त में, क्योंकि मैं भी खुद रूरल एरिया से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा वीकेंड पे वहां जाना होता है, तो वहां पे मुझे वीकेंड पे पता चल पाता है कि वीकेंड में मैं गाँव में जब भी जाता हूँ बिजली नहीं देखता हूँ। वीकेंड पे जब भी मैं वहां जाता हूँ मैं बिजली नहीं देखता हूँ। और कई बार ये होता है कि वहां पे अब गाँव वालों ने भी अपना सारा बदल दिया है। पहले वहां पे लकड़ी पे, अब लकड़ी भी नहीं मिलती है, तो वहां पानी भी वो गर्म करने के अरेंजमेंट नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो बडगाम से इलाही साहब ने बताया कि जो सर्वे वगैरह वो सही
सही तौर पे नहीं हुआ है। बिल्कुल है, ये हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स की बात करें उस पे है, उसमें बहुत सी गलतियां हैं, हुई है और हो भी होंगे, क्योंकि ह्यूमन एरर हर जगह पे है। इसके लिए इन्हें चाहिए कि इसी वक्त अभी उसमें सरकार अपना वो दे रही है, वो उसको रिकॉर्ड को ठीक भी करी है। कहीं पे भी इनको कोई प्रॉब्लम है तो लैंड रिकॉर्ड्स का ऑफिस है श्रीनगर के बिमना के इलाके में, और ये श्रीनगर के लिए, और रूरल एरियाज में कंसर्न तहसीलदार वगैरह हैं, वहां पे बाजाबता तौर पे अप्लाई करके एप्लीकेशन देके अपना लैंड रिकॉर्ड इस वक्त सही दुरुस्त करा सकते हैं। ये अभी सरकार की शुरुआत है, ये हाईटेक होना हमारे लिए नई बात है, इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा इसमें, लेकिन जरूरत है कि जहां इन्हें लगे अपना इस वक्त रिकॉर्ड चेक करें। वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे अपनी लैंड देख सकते हैं, जमीन देख सकते हैं, जिस जिसको होगी वो अपना लैंड रिकॉर्ड इस टाइम जो उनकी वेबसाइट है लैंड रिकॉर्ड्स की उसके भी देख सकते हैं, और जहां किसी को कोई परेशानी हो इस वक्त ठीक करा सकता है। अभी थोड़ी सी परेशानी आएगी, हमारा रेवेन्यू के लोग भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कल्चर है अभी जम्मू कश्मीर में, हम डिलिबरेट परेशान करने के लिए भी कभी कभी कर देते हैं, वो भी हो सकता है कई जगहों पे भी ऐसा होगा। उसके लिए भी हम ये गवाही नहीं देंगे कि वहां सब दूध के धुले हुए, कहीं पे हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल इस वक्त अपना रिकॉर्ड ठीक कराया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन बहुत करने बहुत के लिए, शुक्रिया। दिन भर की तमाम अपडेट्स देने के लिए। कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, और हर दिन हम इसी वक्त आपको पूरे दिन की मेन मेन अपडेट्स देंगे। और अगर आपका भी कोई इशू है, आप कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलिएगा, उसे भी हम हाईलाइट करते रहेंगे जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। देखते रहिए इस बात।